क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन। क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर एग्जाम पेपर में इस टॉपिक को पूछा गया, ना मानो पेपर उठाओ और देख लो। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन। ओके सर, डाल दो हेडिंग क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन। अब जब पहली बार एग्जाम पेपर में इस टाइप के आपको टॉपिक मिलेंगे तो कहाँ से कर पाओगे? बिना पढ़े टॉपिक कैसे करें? इस लेक्चर में देख लेंगे कि बिना पढ़े टॉपिक कैसे करें। ठीक है, तो क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले क्रोमेटिन के बारे में थोड़ी सी कहानी लिख देनी है, जो कि आपको पता है। क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन का मिक्सचर होता है। कहाँ पाया जाता है? वही न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक में पाया जाता है, जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होती हैं, और क्रोमोसोम का निर्माण करता है। यही दो लाइन इस क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन में आपको लिख देनी है। पहली लाइन क्या है? क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन का मिक्सचर होता है। दूसरी लाइन क्या है? क्रोमेटिन सभी यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है और क्रोमोसोम का निर्माण करता है। ठीक है सर, दो लाइनें हो गई। काम क्या होता है क्रोमेटिन का, बता दो। काम होता है डीएनए को छोटी जगह में पैक करना, उसकी सुरक्षा करना, और जो जीनी एक्सप्रेशन होता है यानी कि जीनी अभिव्यक्ति होती है उसको कंट्रोल करना। ये तीन इसके वर्क होते हैं। यानी कि मेनली काम होता है डीएनए को छोटी जगह में पैक करना या डीएनए को न्यूक्लियस में पैक करना। ठीक है, चलिए मैं पहली लाइन लिख दूं कि जो ये क्रोमेटिन होता है ना, जो ये हमारा क्रोमेटिन होता है। ठीक है, फोकस करें लाइन पर बेटा। जो ये हमारा क्रोमेटिन होता है, ठीक है सर, होता है। ये क्रोमेटिन जो होता है वो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए तथा प्रोटीन का क्या होता है? मिक्सचर होता है। प्रोटीन का मिक्सचर होता है। ये लाइन पे ध्यान देना बेटा, क्या होता है? ये प्रोटीन का मिक्सचर होता है। ठीक है, मिक्सचर होता है। ये फर्स्ट लाइन हमें मिल गई। ये लाइन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्रोमेटिन डीएनए तथा प्रोटीन का मिक्सचर होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं लिखूंगा तो जो ये क्रोमेटिन होता है, ठीक है बेटा, ये क्रोमेटिन जो होता है ना, जो ये हमारा क्रोमेटिन होता है, ठीक है, वो सभी यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, ये यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं? चलिए मैं इस पर एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। हो सकता है एग्जाम पेपर में पूछा जाए। तो क्रोमेटिन सभी प्रकार की यानी कि सभी यूकैरियोटिक, ध्यान देना बेटा, डीएनए यानी कि क्रोमेटिन सभी यूकैरियोटिक, ओके, यूकैरियोटिक, ठीक है, सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। सेल के कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। ठीक है बेटा, न्यूक्लियस में पाया जाता है, यानी केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, चलिए सर, न्यूक्लियस में पाया जाता है। ओके, चलो सर, ये लाइन भी हमने लिख दी, काम की लाइन थी, लिख दी। और इसके बारे में सर क्या बताना चाहते हो इसके बारे में? और चलो इतना लिख दिया कि क्रोमेटिन सभी यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है तथा क्रोमोसोम का निर्माण करता है। यहीं डाल दो, यहीं लाइन डाल दो, क्रोमो, ठीक है, सोम का निर्माण करता है, यानी कि गुणसूत्र का निर्माण करता है, चाहो तो एस लगा सकते हो, क्रोमोसोम जगह नहीं बची, मैंने नहीं लगाया। निर्माण करता है, ठीक है, निर्माण करता है। चलिए सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखवाना चाहते हो सर? बेटा नेक्स्ट पॉइंट में जो मैं लिखवाना चाहता हूँ ना, बहुत काम की चीज़ है। लाइन पे ध्यान देना, बहुत काम की चीज़ है। यानी कि क्रोमेटिन का मुख्य कार्य जो होता है ना, जो क्रोमेटिन का मुख्य कार्य होता है वो होता है डीएनए को छोटी जगह में पैक करना। ठीक है, क्रोमेटिन का मुख्य कार्य जो होता है, जो मुख्य कार्य है बेटा, मुख्य कार्य क्रोमेटिन का मुख्य जो कार्य होता है, ठीक है, क्रोमेटिन का मुख्य जो कार्य होता है वो डीएनए को छोटी जगह में पैक करना। डीएनए को, ठीक है, छोटी जगह में पैक करना, ध्यान देना, डीएनए को छोटी जगह में क्या करना? पैक करना। ठीक है, डीएनए को छोटी जगह में पैक करना और सेफ्टी करना, प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा करना, और तथा आप लिख सकते हो
तथा जीनी एक्सप्रेशन को, जीनी एक्सप्रेशन यानी कि जीनी अभिव्यक्ति को, जीनी एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है, कंट्रोल करना है, ये मेनली वर्क होता है। चलिए अब सबसे नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, जो कि हमारा क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन का बेस है, आधार है, वो होता है कि क्रोमेटिन की जो इकाई होती है ना वो न्यूक्लियोसोम होती है। ये लाइन पे ध्यान देना, क्रोमेटिन की जो इकाई होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियोसोम होती है। और न्यूक्लियोसोम जो होता है वो जो मोतियों की माला होती है, इस तरह का आपको न्यूक्लियोसोम दिखाई देता है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम के बारे में अगर पढ़ो तो फिर पढ़ो, क्योंकि पढ़ो तो पढ़ो, ठीक है। तो क्रोमेटिन का जो क्रोमेटिन है हमारा, क्रोमेटिन, इस क्रोमेटिन की जो इकाई है, मूल इकाई, क्रोमेटिन की जो मूल इकाई होती है ना बेटा, क्रोमेटिन की जो मूल इकाई है वो न्यूक्लियोसोम होती है। एक तो नाम इतने इतने बड़े हैं, न्यूक्लियोसोम होती है, ठीक है बेटा, न्यूक्लियोसोम होती है। चलिए अब सबसे पहला पॉइंट जो है, यानी कि डीएनए ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है यानी कि डीएनए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लिपटकर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है। फिर कई न्यूक्लियोसोम मिलकर, ठीक है, 30 नैनोमीटर व्यास वाले फाइबर का निर्माण करते हैं। और वो फिर फाइबर जो होता है वो संघनित होकर, ठीक है, मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम का निर्माण करता है। यही क्या है, डीएनए ऑर्गेनाइजेशन है। तो हल्का सा मैंने क्रोमेटिन के बारे में डिस्कस कर दिया, अब क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, तो क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट पॉइंट है, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान देना, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप एस बना सकते हो, जेड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जो क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा होता है, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, डीएनए हिस्टोन या फिर क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन में निम्नलिखित चरण होते हैं, स्टेज होती है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, चलो ऐसे करके, निम्नलिखित स्टेज होती है, ठीक है, निम्नलिखित स्टेज होती हैं। चलिए स्टेजेस होती हैं। अब पहली स्टेज जो है ना वो मैं लेता हूँ, ध्यान देना बेटे। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है वो हम चेक कर लेते हैं, FIRST, ठीक है, फर्स्ट स्टेज, ओके। चलिए फर्स्ट स्टेज जो होती है ना वो होता है न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन, ठीक है, न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन, ओके, न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन, आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बेटा, ये न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन, ठीक है। ये पहली स्टेज हो गई हमारी, ये ध्यान देना, ये जो है ना मेरे पास फर्स्ट स्टेज हो गई। चलिए यानी कि न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन, अब मैं अलग अलग लिखता सही नहीं लगता यार, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट स्टेप में लेके न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन मैंने ये करना स्टार्ट कर दिया कि यार न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन क्या होता है रियलिटी में। चलिए भाई देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेज यानी कि न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन कैसे होगा, न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन, हटाओ इसको, थोड़ा सा स्टार को ना इधर बना दो ऐसे करके, और ये जो है ना ये सही लग रहा, और जो चीज़ सही लग रही वो दूसरों को भी सही लगेगी, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने क्या बताया कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटकर यानी कि चारों ओर लिपटकर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है। और न्यूक्लियोसोम जो होता है वो मोतियों की माला जैसा होता है, यानी कि न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर मोतियों की माला जैसी होती है ना। तो मैं इसी लाइन को लिखने वाला हूँ कि डीएनए जो होता है ना, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटकर, डीएनए हिस्टोन, ठीक है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटकर, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटकर, ठीक है, न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है। न्यूक्लियोसोम का क्या करता है बेटे, न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है, ठीक है, न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है। ओके, एम राइट? ओके सर, राइट। यानी कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटकर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है। ये जो होती है ना, ये मोतियों की माला, जो मोतियाँ देखे हैं आपने, अरे सब ने देखे होंगे, ये मोतियों की माला जैसी संरचना होती है। मोतियों की माला जैसी क्या होती है बेटा, संरचना होती है। ध्यान देना, मोतियों की माला जैसी संरचना होती है। चलिए, ये मोतियों की माला जैसी संरचना
होती है। ठीक है, अब जो उसका सेकेंड स्टेज आती है ना, सेकेंड स्टेज लिख दो, सेकेंड स्टेज। ठीक है, सेकेंड स्टेज। ओ माय गॉड, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आया इसमें लिखने में। देखो सेकेंड, SECOND, सेकेंड स्टेज जो आती है ना वो देखते हैं। जो इसकी सेकेंड स्टेज होती है वो होती है फाइबर फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फाइबर, फाइबर का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ या फाइबर फॉर्मेशन। चलो ऐसे जाओ, फाइबर फॉर्मेशन। ठीक है, फाइबर फॉर्मेशन। चलिए, तो बेटा एक स्टेज हमारी ये आ गई है, फैब्रिकेशन ऑफ 30 नैनोमीटर। आप लिख सकते हो फैब्रिकेशन ऑफ 30 नैनोमीटर फाइबर, ऐसे भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, लेकिन मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया फाइबर फॉर्मेशन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, आराम से लिखो, घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जस्ट जब आपने लिखा कि सेकेंड स्टेज फाइबर फॉर्मेशन, तो बेटा इसमें क्या होता है कि कई न्यूक्लियोसोम, क्योंकि तुम्हें पता है कि क्रोमेटिन की मूल इकाई न्यूक्लियोसोम होती है, तो कई न्यूक्लियोसोम मिलकर, ठीक है, 30 नैनोमीटर व्यास या 30 नैनोमीटर मोटे फाइबर का निर्माण करते हैं। कौन सा बेटा? कई, ये ध्यान देना, कई न्यूक्लियोसोम मिलकर। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, आराम से कवर कर लोगे। कई न्यूक्लियोसोम मिलकर, कई न्यूक्लियोसोम मिलकर, ठीक है सर, कई न्यूक्लियोसोम मिलकर 30 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर, ठीक है, मोटे फाइबर का निर्माण करते हैं, फाइबर का निर्माण करते हैं। ठीक है, निर्माण करते हैं। ओके बेटा, ये सेकेंड स्टेज हो गई, बस इतना ही बहुत है कि कई न्यूक्लियोसोम मिलकर 30 नैनोमीटर मोटे फाइबर का निर्माण करते हैं। अब एक थर्ड नंबर और आता है बेटा, थर्ड नंबर बड़ा स्पेशल नंबर होता है। कैसा होता है वो भी हम देखते हैं, यानी कि थर्ड स्टेज, THIRD, थर्ड, STAGES, थर्ड स्टेजेस। अब बेटा थर्ड स्टेज जो होती है ना वो होती है यानी कि हाई लेवल, ध्यान देना, हाई लेवल सुपर कोइलिंग, सुपर COI कोइलिंग। ठीक है, हाई लेवल सुपर कोइलिंग, कोइलिंग होता है, कोइलिंग। ठीक है, हाई लेवल सुपर कोइलिंग, कोइलिंग होता है, कोइलिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो यार, यहाँ पे केवल एक एल तो नहीं बनेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हाई लेवल सुपर कोइलिंग, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसे लिख दे रहा हूँ मैं, ये आ गया हमारा इतना। ठीक है, हाई लेवल सुपर कोइलिंग। अब थर्ड स्टेज में देखते हैं क्या होता है। थर्ड स्टेज में क्रोमोसोम का निर्माण होता है। थर्ड स्टेज में क्रोमोसोम का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके बाद जो है मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? हटा दें इसको? खुश? अरे यार आप खुश तो हम भी खुश, चलिए हटा देते हैं। तो क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आराम से कवर कर लोगे, सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, बस थोड़ी सी थ्योरी तो लिखनी है इसमें कोई डेरिवेशन नहीं होता, कोई गुणा भाग नहीं होती है, बस एक छोटी सी थ्योरी आती है जिसको आप बड़ी आसानी से लिख लोगे। चलिए, तो थर्ड स्टेज आ गई हमारी हाई लेवल सुपर कोइलिंग। तो बेटा हाई लेवल सुपर कोइलिंग क्या होता है? तो कुछ नहीं है, जो फाइबर होते हैं ना वो अधिक संघनित्र होकर, फाइबर जो होते हैं वो अधिक संघनित्र होकर, ठीक है, मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। ठीक है, फाइबर जो होते हैं, जो हमारे ये फाइबर्स होते हैं, जितने भी हमारे फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? अधिक संघनित्र होकर, ठीक है, अधिक संघनित्र होकर, अधिक संघनित्र होकर, ठीक है, अधिक संघनित्र होकर, ठीक है, मेटाफेज के दौरान, मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज के दौरान, बेटे बुरान नहीं, मेटाफेज के दौरान, यानी कि फाइबर्स अधिक संघनित्र होकर मेटाफेज के दौरान क्या करते हैं? ये क्या करते हैं मेटाफेज के दौरान? ठीक है, क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, क्रोमोसोम्स का, ठीक है, निर्माण करते हैं, क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, निर्माण करते हैं, ये होता है। फाइबर्स अधिक संघनित होकर मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, जिससे DNA, ठीक है, की पैकिंग अच्छी तरह से हो जाती है। पर मैं लिखने वाला नहीं हूँ, तो तीनों स्टेज हमारे पूरे हुए, और यही होता है DNA ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहले न्यूक्लियोसोम का निर्माण होगा, फिर फाइबर्स का निर्माण होगा, और उसके बाद में क्रोमोसोम का निर्माण होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं पूरे टॉपिक करवा दे रहा हूँ, टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन, टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन। बताओ बेटा जरा क्रोमेटिन कितने प्रकार का होता है? तो क्रोमेटिन मात्र जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार से ज़्यादा का ये नहीं होता। अच्छा कौन कौन सा होता है? ठीक है बेटा 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है सर? 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अच्छा कौन कौन सा होता है? 2 प्रकार का होता है बेटा। पहला जो होता है ना, पहला वो होता है हेट्रो, कौन सा होता है? हेट्रोक्रोमेटिन, क्रोमेटिन, ठीक है सर, हेट्रोक्रोमेटिन। ये क्या होता है हेट्रोक्रोमेटिन? दो बेटा ये जो होता है ना ये अधिक सघन होता है। अधिक सघन मतलब होता है अधिक कुंडलित होता है, ये अधिक सघन होता है, गहरे रंग का दिखाई देता है। क्रोमेटिन का 10 से 20% होता है, ठीक है। हीडज ने सबसे पहले इसको देखा था। और एक शब्द और होता है कि इनमें जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर जीन जो होते हैं ना या तो निष्क्रिय होते हैं या बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। किसमें? इन हेट्रोक्रोमेटिन में। हेट्रोक्रोमेटिन में जो क्षेत्र होते हैं उनमें जीन जो होते हैं या तो कम होंगे या निष्क्रिय होंगे, ध्यान देना। तो मैं लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, यह अधिक सघन होता है। यह कैसा होता है बेटा? अधिक सघन होता है, नहीं हाँ ये अधिक सघन होता है, ठीक है, यह अधिक सघन होता है, ठीक है, यह अधिक सघन होता है। जब सघन अधिक होता है, ठीक है, अधिक सघन होता है, यह जो होता है गहरे रंग का दिखाई देता है, गहरे, ठीक है, रंग का, गहरे रंग का क्या होता है बेटा? ये दिखाई पड़ता है, ये गहरे रंग का दिखाई देता है, ठीक है बेटा, ये गहरे रंग का दिखाई देता है, ठीक है सर, ये गहरे रंग का दिखाई देता। और कुछ और बेटा, ये कुल क्रोमेटिन का, ठीक है, कुल क्रोमेटिन का 10 से 20% होता है, 10 से 20% होता है। कुल क्रोमेटिन का 10 से 20% होता है, ठीक है। एक चीज़ और है, और बता दूं मैं तुम्हें, यानी कि हेट्रोक्रोमेटिन इन क्षेत्रों में, ठीक है, इन क्षेत्रों में जो हमारे जीन होते हैं, इन क्षेत्रों में जीन कम सक्रिय या निष्क्रिय होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटे? निष्क्रिय होते हैं, कम सक्रिय या निष्क्रिय होते हैं, ठीक है, कम सक्रिय या कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। अच्छा सेकेंड नंबर आता है यूक्रोमेटिन, बस ठीक, इसका ऊपर वाले का उल्टा, ये कम सघन होता है, हल्के रंग का दिखाई देता है, ठीक है, और इन क्षेत्रों में जीन जो होते हैं वो अधिक सक्रिय होते हैं, ठीक है। यानी कि यह जो होता है ना, यह जो होता है यह कम सघन होता है, ये कम सघन होता है, ठीक है, बस सिंपल सी बात है, ये कम सघन होता है, ठीक है सर, ये कम सघन होता है, ओके। हल्के रंग का दिखाई देता है, हल्के रंग का दिखाई देता है, ठीक है, ओके, हल्के रंग का दिखाई देता है। और अगर ये क्रोमेटिन आपको रियलिटी में देखने हैं तो मैंने लेक्चर पढ़ा रखा है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस को अच्छी तरह से पढ़ लो, वहीं पे क्रोमेटिन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा डिस्कस किया गया, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत डीपली डिस्कस कर दिया। ये कम सघन होता है, हल्के रंग का दिखाई देता है, ठीक है, और इन क्षेत्रों में, ठीक है, इन क्षेत्रों में जीन अधिक सक्रिय होते हैं, जीन जो होते हैं ना वो अधिक सक्रिय होते हैं, जीन अधिक कैसे होते हैं बेटा? सक्रिय होते हैं, जीन अधिक सक्रिय होते हैं, ठीक है, ये ऐसे सब होता है। तो डीएनए ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, लॉन्ग तो आएगा नहीं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आराम से इसको आप कर सकते हो, और अगर लॉन्ग में आ गया तो लॉन्ग में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वेरी शॉर्ट में आ गया तो वेरी शॉर्ट में स्टेज करके आनी है सिर्फ, यानी कि जितना भी आपसे आ रहा है लिख दो, छोड़ो मत कुछ भी, क्योंकि मैंने ये एक लघु उत्तरीय क्वेश्चन करवा दिया, तो बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।